नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग पुलिस री एग्जाम के लिए आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग विश्व भूगोल से आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे। जबकि हम लोग विधिवत ढंग से हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में सौरमंडल को, साथ ही साथ हम लोगों ने वायुमंडल के अध्ययन को बहुत अच्छे से समझा था पिछले प्रीवियस लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को और आने वाली जो मुख्य मेरे टॉपिक्स हैं विश्व की चट्टानों के विषय में, और साथ ही साथ विश्व के मरुस्थल कौन कौन से हैं, और विश्व में नदियां और झीलों की बात करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ पर्वत और पठार मैदान की भी बात होगी, ज्वालामुखी भूकंप जो हैं उनकी भी बात होगी। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं महासागरीय धाराएं प्रमुख पवनें विश्व की कौन कौन सी हैं, और खनिज संसाधन एवं उनके क्षेत्र के विषय में हम लोग समझेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा आपकी पुलिस एग्जाम के लिए। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की यदि बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे वैज्ञानिकों ने पता किया। तो सबसे खास बात थी कि हमारी दुनिया में कोयले की खानें हैं, वो लगभग कितनी गहराई तक हैं जो पृथ्वी की जानकारी देती है। तो कोयले की खानों की यदि बात की जाए तो 5 से 6 किलोमीटर गहराई तक कोयले की खानें पाई जाती हैं। अब यहाँ तक की पृथ्वी की संरचना को बहुत अच्छे से वैज्ञानिकों ने समझा, यानी जो भूगोल वेता है। साथ ही साथ दूसरा प्रमुख स्रोत क्या है, पृथ्वी का एक तरह से गड्ढा खोद कर देखा गया जिसकी लंबाई कह सकते हैं, अगर गड्ढे की भी बात करें तो अब तक कितना गहरा पृथ्वी में गड्ढा खोदा जा चुका है, बोले वो 15 किलोमीटर के आसपास गहराई तक गड्ढा खोदा गया। फिर इसके आगे जानकारी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में नहीं मिलती है। यदि नेक्स्ट जो स्रोत की बात करें तो उसमें आपके जो ज्वालामुखी हैं, वोल्केनो है कहने का मीन्स, इनसे हमें जानकारी मिलती है। यानी वोल्केनो जो जिसमें मैग्मा और लावा, लावा मतलब बाहर निकलता है, उससे कुछ हमें जानकारी मिलती है। और जो पृथ्वी की उत्पत्ति में जो आंतरिक चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। तो आग्नेय चट्टानों से जानकारी पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानकारी कह सकते हैं बहुत पर्याप्त नहीं है। साथ ही साथ यदि बात की जाए दोस्तों ज्वालामुखी की बात की जाए तो ज्वालामुखी से ज्यादा अधिक से अधिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना 60 किलोमीटर तक की गहराई का ही ज्ञान हम लोगों को हो पाया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना बहुत ही कठिन, पहली बात बहुत ही कठिन है। साथ ही साथ जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो भी स्रोत हैं आपके, जो प्राकृतिक स्रोत हैं और अप्राकृतिक जो कारक हैं, उनसे हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। अप्राकृतिक साधन में क्या है, अप्राकृतिक साधन से हमें जानकारी मिलती है किसके विषय में, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। तो अप्राकृतिक साधन में हम सबसे पहले क्या समझते हैं दोस्तों, तो इसमें जो जानकारी मिलती है, सबसे पहले पृथ्वी के घनत्व की यदि बात की जाए तो इससे हमें जानकारी मिलती है आंतरिक संरचना के विषय में। साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर का जो तापमान कितना है, क्या है, कैसा है, उसकी जानकारी। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात आपकी है दाब की बात, यानी पृथ्वी में एक दाब भी है, उस दाब के आधार पर हमें संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। ये पृथ्वी में गहराई में काफी अंदर की ओर जाते हैं तो हमारा पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है। यानी सर्वाधिक ग्रहों में अगर बात करें तो सर्वाधिक घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का 5.5%, मतलब 5.5 है इसकी डेंसिटी पृथ्वी की। यदि पृथ्वी में गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता है, फिर यदि बहुत गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर काफी अधिकतम हो जाता है कहने का मीन्स। और साथ ही साथ यदि पृथ्वी के गहराई में जाने पर क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दाब भी बढ़ता है। तो ताप, दाब, घनत्व, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हमें जानकारी देते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में समझने के लिए। साथ ही साथ ज्वालामुखी और भूकंप भी जानकारी देते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को समझने में। ये तो बात खास थी। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में मुख्य क्या है। देखिए, ये आप पृथ्वी का एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ऊपर वनस्पति दिखाई गई है। तो ये ऊपरी भाग है, और इस ऊपरी भाग को, जो ऊपरी परत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। बड़े अच्छे से याद रखना, क्रस्ट पृथ्वी का वह भाग है, कई किलोमीटर का वो क्षेत्र है जो ऊपरी भाग होता है, ठीक। और उस भाग में हम लोग मिट्टी पर हम लोग खेती बाड़ी, दुनिया मतलब इस तरह से कह सकते हैं खेती बाड़ी करते हैं, या पेड़ पौधे, जीव, वनस्पति इस पर पाई जाती है। और इसका कई किलोमीटर तक का क्षेत्र कह सकते हैं, 0 से 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, ये क्रस्ट हमारा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में द्वितीय भाग है कहने का मतलब, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, प्रथम जो परत है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, द्वितीय परत को पृथ्वी को क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और सबसे भीतर की ओर जो आपका क्षेत्र है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रोड कह सकते हैं। और क्रोड को हम कोर भी अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो कोर कहा जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की यदि बात की जाए तो पृथ्वी के 3 मुख्य भाग हैं। सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, तथा बीच बीच वाले भाग को हम क्या कह सकते हैं, मेंडल कह सकते हैं। और जो थर्ड रीजन, जो आंतरिक क्षेत्र है पृथ्वी का, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रोड कह सकते हैं। अब ये बात करते हैं
जो ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी जो मिट्टी है उसमें चट्टाने हैं मोस्टली, और ये जो क्षेत्र है कैसा है आपका क्रस्ट का, तो ये ठोस क्षेत्र है। ये भी याद रखना, ऊपरी जो सतह है पृथ्वी की कैसी है, आपकी ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेज में है। जबकि ये मेंटल रीजन की बात करें, इसके बीच का जो भाग है कह सकते हैं, उसे हम मेंटल कहते हैं। ये मोस्टली कैसा है, तो ये द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये भी याद रखना। और ये गहराई में यदि हम जाते हैं पृथ्वी के, तो सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी का घनत्व बहुत ज्यादा है, जहां पर अधिकतम घनत्व 13.6 आंका गया है कहने का मतलब। और ये भाग भी कैसा है, तो ये भाग भी ठोस है। तो हमने तीन महत्वपूर्ण बातें समझी। ऊपरी भाग हमारा ठोस है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाला भाग कैसा है, द्रव अवस्था, लिक्विड अवस्था में है, यानी गर्म होगा यहाँ पर, सीधी सी बात है। और जो आंतरिक भाग है जिसे हम क्रोड या कोर बोलते हैं, वो भाग भी ज्यादातर डेंसिटी अधिक होने के कारण, दबाव ज्यादा होने के कारण ये भाग भी मुख्यतः कैसा है, ठोस। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी के तीन महत्वपूर्ण भाग हैं, जिसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी, जिसे हम अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं। साथ ही साथ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो परत होती है उसे हम बोलते हैं पृथ्वी की मेंटल रीजन, और ये मेंटल रीजन आपका सेकंड लेयर है पृथ्वी की। और साथ साथ सबसे आंतरिक और भीतरी भाग जो है आपका पृथ्वी का, वो क्या है, क्रूड है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। आइए अन्य प्रश्नों को हम लोग समझते हैं इससे रिलेटेड, और अन्य प्रश्नों में बात करते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए, पृथ्वी की रासायनिक संरचना की बात की जाए तो पृथ्वी की रासायनिक संरचना में तीन प्रमुख परतें आपको दिखाई देंगी। सबसे ऊपरी परत जो कैसी है, परतदार है, ठीक है। और ये जो ऊपरी परत है, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, क्रस्ट कहलाएगा। ये पिछले उसमें हम बता चुके हैं। साथ ही साथ दूसरा मध्य भाग जो आपका है, ये मेंटल है, ठीक है। और तीसरा और आंतरिक जो भाग है पृथ्वी का, ये हमारा क्या कहलाता है, तो कोर रीजन कहलाता है। अब देखिए, हमें समझना क्या है यहाँ पर, वो बात हम करते हैं। तो स्वेस महोदय के अनुसार, ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, स्वेस, ये भी याद रखना। स्वेस कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ऑस्ट्रिया के थे, और ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे स्वेस। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भाग बताए। जो सबसे ऊपरी भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, ये परतदार सेल का बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें ग्रेनाइट चट्टाने हैं। कैसी चट्टाने, याद रखना, ग्रेनाइट की बनी चट्टाने हैं। ये सबसे ऊपरी परत होती है, कहने का मतलब सबसे, स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी भाग, जो कि जिसे क्या कह सकते हैं, क्रस्ट कह सकते हैं, ठीक, ये 50 से 300 किलोमीटर के मध्य है। अब आपको याद रखना है कि जो ऊपरी सतह क्रस्ट है वो 50 किलोमीटर मतलब कह सकते हैं 0 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये हमारा कैसा है, ये परतदार क्षेत्र है, या कह सकते हैं ऊपरी सबसे परत है। तो ऊपरी परत हमारी क्या है, ऊपरी परत आपकी, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ये सबसे ऊपरी सतह पर है, 0 से 300 किलोमीटर। और सबसे खास और महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर खास प्रकार की क्या है, कुछ तत्व है कह सकते हैं, जिसे ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है, दोस्तों याद रखना, ऊपरी सीमा हमारी सियाल कहलाती है। ठीक, पृथ्वी की ऊपरी संरचना को क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। और सियाल में एसआई और एल यानी दो तत्व है आपके, सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका, एल्युमिनियम का ये ऊपरी क्षेत्र, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ऊपरी परत है, जिसको हम कह सकते हैं सियाल, क्या कह सकते हैं, सियाल। और दूसरा तत्व क्या मुख्य इसमें है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम आपको याद रखना है, एल्युमिनियम और सिलिका से निर्मित ऊपरी परतें हैं, जो कि ग्रेनाइट चट्टानों की बनी हुई है। और इसका घनत्व कितना है आपको याद रखना है, जो सियाल परत है उसका घनत्व क्या है, जो ऊपरी परत का घनत्व कितना है आपको याद रखना है, 2.9 है। इसकी डेंसिटी कितनी है, 2.9। एग्जाम में पूछी जाती है, जो ऊपरी परतदार चट्टान है उसमें क्या पाया जाता है, तो इस परत को हम सियाल भी कहते हैं। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है, सिलिका एल्युमिनियम का बना हुआ है। अब यदि बात करें तीसरी परत की, तो दूसरी परत की, तो दूसरी परत हमारी किसकी बनी है, तो ये मध्य परत है। कौन सी परत है, मध्य परत है। इसे क्या कहा जाता है, स्वेस महोदय के अनुसार ये दूसरी परत पृथ्वी को क्या बोलते हैं, मध्य परत बोलते हैं। ये किससे मिलकर बनी है, तो ये जो बनी है इसको हम बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं, सीमा। ठीक, ये याद रखना। तो दूसरी परत जो सीमा की बनी है, इसमें दो महत्वपूर्ण आपके तत्व उपस्थित हैं, और जिसमें क्या उपस्थित है, मोस्टली सिलिका और प्लस मैग्नीशियम। सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी हुई दूसरी मध्य परत है हमारी पृथ्वी की, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये याद रखना। यानी ऊपरी परत की हमने बात की अभी, और दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत हमारी क्या है, उसे हम सियाल बोलते हैं। और सियाल में क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम, दो महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। जिसकी डेंसिटी की बात करें तो दूसरी मध्य परत की डेंसिटी कितनी है पृथ्वी की, तो 2.9 से 4.7। ये याद रखना आपको कि प्रथम परत का घनत्व कितना है, तो 2.9 है। जबकि सीमा जो दूसरी परत है सीमा, उसका घनत्व कितना है, तो 2.9 से 4.7। इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्य परत बोलते हैं। अब पृथ्वी की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो परत है, सबसे अंदर या आंतरिक क्षेत्र है, इसे हम कोर रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर रीजन बोलते हैं, ये याद रखना। और ये सबसे बड़ी परत है हमारी नीचे की ओर। और सबसे खास महत्वपूर्ण बात अगर बात करें तो इसका घनत्व, इस परत को पहले कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं निफे। क्या बोलते हैं, निफे, याद रखना। निफे, निफे को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो NiFe, यानी निकिल और आयरन से युक्त आपकी परत कौन सी है, तीसरी महत्वपूर्ण परत है, जिसे हम निफे कहते हैं।
और इसी को में और क्या कह सकते हैं, तो कोर या क्रस्ट कह सकते हैं, क्रोड या कोर कह सकते हैं। ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है जो किससे निर्मित है, निफे से निर्मित है। ठीक, मध्य परत की यदि बात करें तो ये किसकी बनी होती है, तो ये आपकी मोस्टली बेसाल्ट की बनी होती है। जबकि यहाँ पर ऊपरी परत में क्या है, ग्रेनाइट की चट्टानें, यहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं, बेसाल्ट निर्मित चट्टानें हैं। ये भी याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जो आपकी अंतिम कोर रीजन है उसका घनत्व कितना है, तो इसका घनत्व लगभग 11 है। कितना, डेंसिटी कितना है, 11। यानी सियाल परत का घनत्व कितना था, 2.9। सीमा का कितना था, तो 2.9 से 4.7। और जो तीसरी परत है निफे जिसे कहा जाता है, उसका घनत्व कितना है, तो यहाँ पर घनत्व इसका कितना है, इसका 11 घनत्व लगभग, यानी 11 से अधिक है कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि जो ऊपरी परत और मध्य परत और सबसे बड़ी परत नीचे की होती है जिसको हम कोर रीजन बोलते हैं। तो ऊपरी परत में क्या है, जिसे हम सियाल कहते हैं, और साथ साथ दूसरी जो परत है उसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। और साथ ही साथ तीसरी परत को हम क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं। ये निकिल और आयरन का बना होता है। और ये किसका बना होता है, तो हम बता चुके हैं आपको, सीमा आपका सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ होता है। इस तरह से हम लोगों ने ये बातें, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, सियाल, जिसको हम ऊपरी परत, और उसका नाम क्या है, सियाल। और मध्यवर्ती परत को क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। और साथ ही साथ जो निचली जो परत है, सबसे जो पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं। घनत्व भी हम लोगों ने समझ लिया। अब अगली बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्रस्ट रीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्रस्ट जो होता है किसी भी पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है, और इसकी मैक्सिमम जो मोटाई पर्वतों पर जो है वो कितनी है, 60 से 65 किलोमीटर। ये याद रखना, आपसे पूछा जाता है जो क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उसकी मैक्सिमम मोटाई पर्वतों पर कितने किलोमीटर है, तो 60 से 65 किलोमीटर। ये भी याद रखना, 60 से 65 किलोमीटर ये मोटाई कहां पर, तो पर्वतों पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मिनिमम मोटाई महासागरों में देखने को मिलती है। किसकी, तो क्रस्ट रीजन की सबसे जो पतली परत होती है वो 5 से 11 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ पर मिनिमम मोटाई होती है पृथ्वी के क्रस्ट की महासागरों में। महाद्वीपों या पर्वतों में इसकी मोटाई कितनी है, 60 से 65 है। जबकि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई कितनी मानी जाती है क्रस्ट की, तो 5 से 11 किलोमीटर के मध्य। क्रस्ट का 75% भाग किसका बना होता है, अवसादी या परतदार सैलों का। सैलों मतलब चट्टानों का। तो कह सकते हैं क्रस्ट किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, अवसादी या परतदार चट्टानों से निर्मित है। और आपको हमने बताया ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं क्रस्ट रीजन में। ठीक, ये बात। और साथ ही बात करते हैं क्रस्ट के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है। देखिए क्रस्ट की यदि बात करें तो क्रस्ट रीजन में, देखिए क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो भाग है उसे हम क्या कह सकते हैं, ऊपरी परत को हम कह सकते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है, तो आपको याद रखना है इसमें ऑक्सीजन मोस्टली सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो क्रस्ट रीजन में पाया जाता है। ये याद रखना। तो यानी पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन मौजूद है। ये 47% ऑक्सीजन इसमें उपस्थिति है क्रस्ट रीजन में। यदि बात करें क्रस्ट में और क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सिलिका की मात्रा दूसरे नंबर पर। दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा है पृथ्वी के क्रस्ट में, 27.5% सिलिका पाई जाती है। और एल्युमिनियम कितने परसेंट पाया जाता है, 8%। आयरन कितने परसेंट पाया जाता है, 5%। कैल्शियम कितना पाया जाता है, तो 2.6%। यदि Na की बात करें तो यहाँ पर 2.8% पाया जाता है। आपका पोटेशियम कितना पाया जाता है, 2.4 पाया जाता है। और कैल्शियम और भी मतलब कह सकते हैं तत्व हैं। तो कुल मिलाकर 8 तत्वों से मुख्य रूप से आपका क्रस्ट बना है। 98.5% क्रस्ट कितने तत्वों से निर्मित है, तो आपको याद रखना है 8 मुख्य तत्वों से। जबकि आपको पता है कि 100 लगभग समथिंग 110 तत्व पाए जाते हैं आपके पृथ्वी के क्रस्ट में। और सर्वाधिक मात्रा में क्रस्ट में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। ये याद रखना। सिलिका की मात्रा 27.5% है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो 47% है। तो सर्वाधिक क्रस्ट। अब एक बात करें क्रस्ट का एवरेज घनत्व कितना है, तो आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसका औसत घनत्व कितना है, तो 2.8 से 3 आपका क्या है, क्रस्ट का एवरेज घनत्व है। ये याद रखना है। यदि हम पृथ्वी में नीचे गहराई की ओर जाते हैं, तो आपको याद रखना है पृथ्वी की गहराई में जाने पर 32 मीटर नीचे जाने में कितने मीटर, तो आपको याद रखना है 32 मीटर यदि आप नीचे की ओर जाते हैं पृथ्वी में, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। यानी कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर जितना गहराई में आप जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 1 डिग्री टेम्परेचर या डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है। कितने मीटर जाने पर, 32 मीटर। ये भी याद रखना। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको पता है यानी 0 से 100 किलोमीटर के मध्य जो दूरी है उसमें जो टेम्परेचर बढ़ता है 32 मीटर यदि आप जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। यदि 100 से 300 किलोमीटर के मध्य जाते हैं तो 12 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी का। और अगर 300 किलोमीटर से और गहराई में जाते हैं तो 2 डिग्री के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता है। यदि सबसे अंतिम में यदि आप पहुंचेंगे पृथ्वी के जो इनर कोर में यदि आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर 2000 डिग्री टेम्परेचर की संभावना वैज्ञानिकों ने बताई है। ये बात आपको याद रखनी है। आइए अन्य नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी का कुल आयतन का 83% जो भाग है
वो कौन बनाता है? तो मेंटल बनाता है। यानी पृथ्वी का कुल आयतन 83% कहां पर है? तो मेंटल रीजन में, ये याद रखना है। तथा पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मेंटल कितना है? 68%। द्रव्यमान की बात करें तो टोटल मेंटल कितने परसेंट है? 68% है। जबकि पृथ्वी का कुल आयतन का 83% क्या है? मेंटल है। तो ये दो बातें, जो दूसरा रीजन है पृथ्वी का मेंटल, उसमें द्रव्यमान और आयतन कितने परसेंट है, ये याद रखना है। तो आयतन पृथ्वी का कुल कितना? मेंटल रीजन में 83% टोटल बनता है, जो टोटल आयतन का। और साथ ही साथ द्रव्यमान कितना है? तो टोटल द्रव्यमान का 68% अकेले मेंटल उपस्थित है, कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, ताप और दाब यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है मेंटल रीजन में। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर पिघली हुई चट्टानें पाई जाती हैं। इसीलिए मैंने बोला था मेंटल जो रीजन है वो किस अवस्था में है? तो लिक्विड अवस्था में। किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में आपका मेंटल रीजन है। यहाँ पर द्रव अवस्था में जो भी तत्व है वो द्रव अवस्था में मौजूद है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफी, ताप दाब बहुत हाई है। यदि यदि भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया अपर मेंटल से उत्पन्न होती है, तो जो ज्वालामुखी भूकंप उठते हैं, कह सकते हैं, वो आपके कहाँ देखे जाते हैं? अपर मेंटल रीजन में देखे जाते हैं। ये बात याद रखना। अपर मेंटल की यदि बात करें तो 100 से 200 किलोमीटर में निम्न गति का मंडल दिखाई देता है। कहने का मतलब यहाँ पर सबसे खास बात क्या है? यहाँ पर जो भूकंपीय तरंगे, जो पी वेव हैं, भूकंप की पी वेव यानी पी तरंग जो है आपकी, वहां पर इसकी गति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए अपर मेंटल में क्या देखने को मिलता है? अपर मेंटल क्षेत्र को, यानी पृथ्वी के अपर मेंटल क्षेत्र में निम्न गति का मंडल क्रिएट होता है। बात समझ रहे हो? तो निम्न गति का मंडल कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है अपर मेंटल में। अपर मेंटल यानी पृथ्वी के अपर मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर के मध्य में निम्न गति का मंडल दिखाई देता है। एवरेज घनत्व की यदि बात करें मेंटल की, तो एवरेज घनत्व यहाँ पर कितना होता है? तो 4.3 से 5.5 यहाँ पर क्या है? एवरेज घनत्व देखा जाता है मेन पृथ्वी की मेंटल रीजन का, यानी पृथ्वी का जो दूसरी परत है उसका घनत्व कितना। तो ये बात समझी। साथ ही साथ पृथ्वी की सबसे आंतरिक बात करें, कोर रीजन की या क्रोड रीजन की बात करें, तो यहाँ पर खास बातें क्या है? पृथ्वी का कुल आयतन, यहाँ पर कुल आयतन का 16% आयतन कहाँ है? कोर रीजन में है। तथा द्रव्यमान की बात करें तो 32% द्रव्यमान यहाँ पर विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर सबसे सर्वाधिक क्या है? डेंसिटी यानी घनत्व उपस्थित है। तो पृथ्वी में सबसे अंदर की ओर घनत्व ज्यादा होता है, ये याद रखना है। जबकि पृथ्वी का औसत घनत्व आपको पता है 5.5 होता है। पृथ्वी में सर्वाधिक ताप दाब घनत्व के कारण होता है, कह सकते हैं। जो ताप दाब ये है, ये घनत्व भी यहाँ पर ज्यादा होगा, ताप दाब भी ज्यादा होगा आंतरिक रीजन में। यदि बात करें आउटर घनत्व इसका कितना है, यानी आउटर कोर का घनत्व कितना है, ये याद रखना है। तो आउटर कोर का घनत्व जो हमारा है 10 से लेकर 12.3 है। जबकि सबसे भीतर की ओर यानी केंद्र की ओर, सबसे अंदर की ओर पृथ्वी का घनत्व कितना है? 12.3 से 13.6 है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। आउटर कोर का घनत्व कितना है? तो 10 से लेकर 12.3। जबकि इनर घनत्व का जो इनर कोर का घनत्व कितना है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 12.3 से 13.6 तक देखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है आपकी भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की परतें कौन कौन सी है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लिथोस्फीयर। देखो, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की परतें, जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं, ये याद रखना। लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की। और ये किसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया? तो आपको याद रखना है भूकंपीय तरंगों के आधार पर लिथोस्फीयर, ये बात याद रखनी है। तो लिथोस्फीयर क्या है आपका? तो आपको पता होगा लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी परत है। ठीक, इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण परत होती है इसको क्या बोलते हैं? पायरोस्फीयर। तो दूसरी परत कौन सी है? तो आपको याद रखना है पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर। प्रथम परत को क्या बोलते हैं पृथ्वी की? तो लिथोस्फीयर बोलते हैं। और यदि दूसरी परत कौन सी है पृथ्वी की, तो आपको याद रखना है पायरोस्फीयर। ठीक, पायरोस्फीयर ये कैसी है? तो बेसाल्ट निर्मित है। जबकि लिथोस्फीयर में क्या मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक, ये बात याद रखनी है। साथ ही साथ 0 से 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या है? लिथोस्फीयर कहलाता है। ये भी याद रखना, लिथोस्फीयर की जो गहराई है वो कितनी है पृथ्वी में? तो 0 यानी कह सकते हैं 0 से 100 किलोमीटर तक की दूरी को हम क्या कह सकते हैं? लिथोस्फीयर कह सकते हैं। जहां पर मुख्य रूप से आपको क्या हमने अभी बताया था, यहाँ पर सियाल, इसे इस परत को क्या कहा जाता है? सियाल भी कहा जाता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की उपस्थिति की बात होती है। साथ ही साथ बेसाल्ट निर्मित जो चट्टानें होती हैं वो मोस्टली किस रीजन में पाई जाती हैं? तो पायरोस्फीयर रीजन में पाई जाती हैं, जिसकी गहराई कितनी है? 100 किलोमीटर से लेकर 2880 किलोमीटर, यानी 100 से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई में जो रीजन है उसको मोस्टली बोलते हैं मेंटल। और इसमें जो आपकी तीसरी परत है, मतलब दूसरी परत है, उसको क्या बोलते हैं? पायरोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोस्फीयर। ये कैसी है? बेसाल्ट निर्मित है। और इसे हम क्या बोलते हैं? सीमा। क्या बोलते हैं? तो ये याद रखना। तो सीमा का मतलब क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित पदार्थों से निर्मित जो कह सकते हैं पृथ्वी की जो मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो दूसरी परत को हम सीमा बोलते हैं। प्रथम परत को क्या कह सकते हैं? सियाल कह सकते हैं। अब यदि बात करें तीसरी परत की बात करें, तो पृथ्वी की तीसरी मुख्य परत कौन सी है? तो बैरोस्फीयर। ये याद रखना, बैरोस्फीयर है। और बैरोस्फीयर ये तीसरी परत है जिसको हम कोर रीजन भी बोलते हैं। ये भी बात आपको
याद रखना है। इसे हम क्या कह सकते हैं, कोर रीजन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा कोर रीजन है, जिसमें कोर रीजन में कौन सी परत पाई जाती है, तो बैरोस्फीयर रीजन पाया जाता है। यहाँ पर घनत्व कितना है, तो 8 से 11 घनत्व है पृथ्वी का। यहाँ पर घनत्व की बात करें तो 8 से 11 है, जबकि पायरोस्फीयर का घनत्व कितना है, 5.6 है। याद रखना बड़े अच्छे से। यानी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं पायरोस्फीयर रीजन का घनत्व कितना है, तो आपको याद रखना है 5.6। और यदि बात करें लिथोस्फीयर की, तो यहाँ पर जो घनत्व है लगभग लगभग कह सकते हैं 3.5, यानी 3.5 के आसपास यहाँ पर घनत्व देखा जाता है आपके सियाल रीजन में। तो 3 परतें मुख्य कौन सी हैं भूकंप तरंगों के आधार पर। पहला सबसे रीजन है लिथोस्फीयर, जिसे स्थल मंडल कहते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। ये भी याद रखना, स्थल मंडल इसको कहते हैं हिंदी में। और इसी पर देख रहे लिथोस्फीयर के ऊपर क्या है, जीवन है, कह सकते हैं पेड़ पौधे जीवन। दूसरा रीजन पायरोस्फीयर है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सीमा, यानी इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की उपस्थिति है। बैरोस्फीयर में क्या आप देखने मिलता है, तो निफे। यहाँ पर क्या मिलता है, निफे, निफे की परत है, जहां पर मोस्टली क्या है, निकिल और आयरन की उपस्थिति है। निकिल और आयरन की उपस्थिति किसमें है, आपको याद रखना, बैरोस्फीयर रीजन में। और ये सबसे कह सकते हैं 2900 से 6300 किलोमीटर तक की दूरी जो कहलाती है, ये हमारी बैरोस्फीयर कहलाती है। क्या कहलाती है, बैरोस्फीयर। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की 3 मुख्य परतें, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और तीसरी कौन सी है, बैरोस्फीयर। यानी और आपकी 0 से 100 किलोमीटर लिथोस्फीयर का रीजन है, जबकि पायरोस्फीयर का रीजन कौन सा है, 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य या 2880 किलोमीटर के मध्य, और 2880 से लेकर 6300 किलोमीटर तक की जो गहराई है, जिसको हम कोर रीजन भी बोलते हैं, इसको कहा जाता है बैरोस्फीयर। क्या कहा जाता है, बैरोस्फीयर। आइए अब और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, और यहाँ से काफी टफ थोड़ा एरिया है, तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझेंगे और सरल भाषा में। देखिए, पृथ्वी की परतों की यदि बात करें तो 3 परतें हमने मुख्य रूप से बताई। पहली परत क्रस्ट, दूसरी बताई मेंटल, और तीसरी बताई आपको कोर रीजन। यहाँ पर क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया गया। अब यदि बात करें ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, और इनके मध्य में जो असंबद्धता देखी जाती है घनत्व के कारण, वो कोनार्ड असंबद्धता कहलाती है। क्योंकि इसमें जो पी तरंगे हैं, पी तरंगे जो भूकंप की होती हैं, यहाँ पर इनकी गति कितनी हो जाती है, 6.1 से 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको याद रखना है, क्रस्ट रीजन में भूकंप की तरंगे जो पी होती हैं, उनकी गति कितनी होती है, 6.1 से 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसी कारण यहाँ घनत्व में जो 2 आपका 8 है और 3 तक घनत्व यहाँ पर उपस्थित होता है, और घनत्व के कारण यहाँ पर एक असंबद्धता दिखाई देती है, जिसको क्या कहा जाता है, कोनार्ड असंबद्धता। तो आपको याद रखना है, 0 से 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जो असंबद्धता देखने को मिलती है घनत्व के कारण, उसको क्या बोलते हैं, कोनार्ड असंबद्धता बोलते हैं। याद रखना बड़े अच्छे से। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मेंटल रीजन के मध्य में एक असंबद्धता देखने को मिलती है, यानी निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में जो असंबद्धता घनत्व के कारण क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपरी क्रस्ट है उसमें पी तरंगों की गति कितनी होती है, 7.9 से 8.1 किलोमीटर, और साथ ही साथ जो अपर मेंटल है, ऊपरी जो मेंटल है, उसमें पी तरंगों की गति कितनी होती है, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर थोड़ी कमी देखी जाती है तरंगों में, और इसी के कारण यहाँ पर निम्न गतिमंडल का निर्माण होता है। तो ये याद रखना, किस क्षेत्र में, किस असंबद्धता में निम्न गतिमंडल देखने को मिलता है। तो याद रखना है, ये 200 किलोमीटर की जो गहराई में कौन सी असंबद्धता देखने को मिलती है, तो मोहे। और यही इसी रीजन को क्या बोलते हैं, निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। तो सबसे ऊपर क्या है, कोनार्ड असंबद्धता है, जो किसके मध्य है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य में जो घनत्व के कारण असंबद्धता प्रकट होती है, उसको बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। साथ ही साथ मोहे असंबद्धता किसके मध्य में, तो निचली क्रस्ट और आपकी ऊपरी मेंटल के मध्य में जो घनत्व के कारण असंबद्धता प्रकट होती है, उसको बोलते हैं मोहे असंबद्धता। तीसरी बात करें, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य में जो असंबद्धता क्रिएट होती है घनत्व के कारण, उसको बोलते हैं रेफ्टी असंबद्धता। तो ये मोहे असंबद्धता और रेफ्टी असंबद्धता किस भाग में होती है पृथ्वी के, तो आपको याद रखना है, मेंटल रीजन में। यदि बात करें 200 से 700 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये आपका अपर मेंटल कहलाता है, जबकि 700 से 2900 किलोमीटर का क्षेत्र क्या कहलाता है, लोअर मेंटल। तो ये भी बात महत्वपूर्ण, आपसे ये भी डिस्टेंस पूछ सकते हैं, लोअर मेंटल कहां से कहां तक है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में, तो 700 से 2900 किलोमीटर के मध्य में लोअर मेंटल आता है, निचला मेंटल कह सकते हैं। ऊपरी मेंटल की यदि बात करें 200 से 700 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या है, आपका अपर मेंटल है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि बात करें 0 से 100 के मध्य में, तो ये आपका क्रस्ट रीजन है, और क्रस्ट रीजन में आपकी कोनार्ड असंबद्धता देखने को मिलती है। यदि बात करें आपकी लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य में, जो आपका बाहरी क्रोड है और निचला मेंटल है, उनके मध्य में जो घनत्व के कारण असंबद्धता प्रकट होती है, उसको क्या कहा जाता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये याद रखना, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन 2 परतों के मध्य में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है, लोअर मेंटल और आउटर कोर, यानी बाह्य कोर के मध्य में 2900 किलोमीटर के
आसपास आपको गुटेनबर्ग असंबद्धता देखने को मिलती है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, तो आपसे ये प्रश्न बहुत कई सारे एग्जाम में पूछा गया, लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य में कौन सी घनत्व के कारण असंबद्धता देखने को मिलती है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता देखने को मिलती है। यदि बात करें सबसे अंतिम में आउटर कोर और लोअर कोर, यानी बाह्य क्रोड और आपका जो निचला कोर है, क्रोड है, उसके मध्य में घनत्व के कारण एक असंबद्धता देखने को मिलती है। उस असंबद्धता को क्या बोलते हैं? लेहमन असंबद्धता। यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है पृथ्वी की, और अधिकतम क्रोड पर, यानी पृथ्वी के अंतिम केंद्र बिंदु पर, यानी जो आपका 6300 किलोमीटर की जहां पर क्या है, गहराई है, तो यहाँ पर घनत्व सर्वाधिक होता है 13.6। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर आउटर कोर का घनत्व कितना है? 10 है, जबकि निचले सबसे अंतिम केंद्र में कितना है? तो 13.6 घनत्व है। और इनके मध्य घनत्व के मध्य कह सकते हैं, आउटर कोर और लोअर कोर के मध्य में लेवन असंबद्धता देखने को मिलती है घनत्व के कारण। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कोनार्ड असंबद्धता कहां पर देखने को मिलती है? आपके क्रस्ट रीजन में, जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य में। मोय असंबद्धता किसके मध्य में देखने को मिलती है? तो निचली क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य में। निचली क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य में कौन सी असंबद्धता देखने को मिलती है? मोहे, ये 200 किलोमीटर के क्षेत्र में होती है, इसे निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात है रेप्टी कहां देखने को मिलती है? तो अपर मेंटल लोअर मेंटल के मध्य में जो असंबद्धता देखने को मिलती है घनत्व के कारण, उसको बोलते हैं रेप्टी असंबद्धता। हम लोगों ने समझा लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य में कौन सी असंबद्धता दिखाई देती है, तो आपको याद रखना गुटेनबर्ग असंबद्धता। जबकि आउटर कोर और लोअर कोर के मध्य में जो असंबद्धता देखने को मिलती है उसको बोलते हैं लेहमन असंबद्धता। तो इस तरह से हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। आइए और देख लेते हैं कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, आर्थर होम के अनुसार पृथ्वी की 2 परतें पाई जाती हैं, ये भी याद रखना। आर्थर होम ने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को कितने भागों में बांटा है? तो निम्न 2 परतों के रूप में बताया, एक लिथोस्फीयर बताया, दूसरा सबस्ट्रेटम बताया। तो ये याद रखना, केवल 2 परतों में ही विभक्त किया आर्थर महोदय ने। यदि बात करें इनकी, तो आर्थर महोदय ने 2 परतें बताई पृथ्वी की। एक पहली परत को क्या कहा? लिथोस्फीयर कहा। और दूसरी परत को क्या कहा? ये भी याद रखना, लिथोस्फीयर। पहली परत को लिथोस्फीयर और दूसरी परत को इन्होंने क्या कहा? सबट्रैक्टम। सबट्रैक्टम, सबट्रैक्टम। ठीक, तो ये 2 परतें किसने बताई? आर्थर होम के अनुसार पृथ्वी की निम्न 2 परतें होती हैं, ये याद रखना। सीधा प्रश्न है। आर्थेनोस्फीयर क्या होता है? आर्थेनोस्फीयर याद रखना, आर्थेनोस्फीयर वो क्षेत्र होता है जो 0 से 300 किलोमीटर के मध्य जो पृथ्वी की गहराई होती है, उसको बोलते हैं आर्थेनोस्फीयर। तो इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से लेकर 300 किलोमीटर की जो गहराई होती है पृथ्वी की, उसे बोलते हैं आर्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? आर्थेनोस्फीयर बोलते हैं, ये याद रखना। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये याद रखना, चट्टानों के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोशास्त्र या पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोशास्त्र कहा जाता है चट्टानों के अध्ययन को। अब देखो, सबसे बड़ी बात, अभी हमने एक प्रश्न बताया था आपको, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थिति होती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना, लोहा पाया जाता है। लोहा कितने % पृथ्वी में पाया जाता है? तो आयरन 35.5%, यानी 35.5% क्या है? आयरन है, जो पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाता है। पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में बात करें तो लोहा सर्वाधिक होता है। यदि पृथ्वी की ऊपरी सरफेस क्रस्ट की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में क्या उपस्थित था? वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित था। यदि यहाँ पर बात करें पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक दूसरा तत्व कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन है 30%, और सिलिका कितना है हमारा? 15% सिलिका है। मैग्नीशियम 13% है। निकिल आपका 2.4% है। और पृथ्वी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किन चट्टानों का है? तो याद रखना, आग्नेय चट्टानों का। कौन सी चट्टानें हैं? तो याद रखना, आग्नेय चट्टानों का सर्वाधिक योगदान है। सबसे ज्यादा पृथ्वी के निर्माण में आग्नेय चट्टानें प्रमुख हैं। ठीक, काफी अच्छा प्रश्न है आपका, आपके लिए। और साथ ही साथ एवरेज घनत्व पृथ्वी का आपको पता है कितना है? 5.5 है। तापमान लगभग कितना है? 15%। किसका? तो ये याद रखना है। ठीक, साथ ही साथ आयु की बात करें पृथ्वी की कितनी है? तो ये आपकी आयु 4.6 अरब वर्ष है। कितनी है? 4.6 अरब है। ये अरब है, क्या है? अरब। इतनी आयु अभी तक पृथ्वी की हुई है। और एवरेज टेम्परेचर हमारी पृथ्वी का कितना है? तो 15 डिग्री है। ये तो हम लोग बता चुके थे पिछले लेक्चर में। तो इस तरह से हम एक बार और हल्के से रिवाइज करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर सारे प्रश्न हम लोग समझ लेंगे। देखिए, हमने ये बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 निम्न परतों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट बोलते हैं, दूसरी परत को क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है, और आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? क्रोड या कोर कहा जाता है। तो पृथ्वी की निम्न 3 परतें होती है, ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद हमने ये समझा, इसमें ये समझा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये था हमारा कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना किसने दी? तो स्वेस महोदय ने दी। पृथ्वी की रासायनिक संरचना किसने बताई आपको? स्वेस महोदय ने बताई। या स्वेस के अनुसार ये आस्ट्रिया के थे। इन्होंने बताया कि पृथ्वी 3 परतों में डिवाइड है, सबसे ऊपरी परत, मध्य परत और सबसे बड़ी परत नीचे की, जिसे हम कोर बोलते हैं। तो ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? ऊपरी परत को हम क्रस्ट बोलते हैं मोस्टली, और दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण परत है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल, और तीसरी हमारी कोर है। तो ऊपरी परत में क्या? ऊपरी परत को हम सियाल से निर्मित है। किससे निर्मित है? सियाल से, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम था।
मेंटल की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीमा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की उपस्थिति थी। ये हमारी मध्य परत थी। ये कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। ये बात हम लोगों ने समझी थी। साथ ही साथ हम लोगों ने समझा तीसरी महत्वपूर्ण परत जो है सबसे लंबाई में सबसे बड़ी होती है, यहाँ पर घनत्व भी ज्यादा होता है, और ये किससे निर्मित होती है? तो निकल से निर्मित होती है। ये बात समझी थी। निकल और आयरन था यहाँ पर। यहाँ पर घनत्व की यदि बात की तो सियाल का घनत्व कितना? 2.9 है। सीमा का कितना? 2.9 से 4.7 है। जबकि निफे की बात करें तो यहाँ पर घनत्व कितना है? 11 है। आइए अन्य बात करते हैं प्रश्नों की। सबसे ज्यादा क्रस्ट की मोटाई कहाँ? महाद्वीपों पर 60 से 65 किलोमीटर तक होती है। मिनिमम मोटाई कहाँ देखने को मिलती है? तो महासागरों में। महासागरों के नीचे 5 से 11 किलोमीटर तक का। साथ ही साथ क्रस्ट की 75% जो निर्मित है, 75% क्रस्ट किससे निर्मित है? अवसादी और परतदार चट्टानों से निर्मित है। ठीक, ये बात समझी थी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना था क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन उपस्थिति होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा क्रस्ट में पाया जाता है? तो सिलिका 27.5%, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5%। ये हम लोगों ने समझा था। साथ ही साथ क्रस्ट का 98.5% हिस्सा 8 रत्नों से मिलकर बना है। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था क्रस्ट का एवरेज घनत्व कितना? 2.8 से 3% तक, मतलब 3 तक है। साथ ही साथ पृथ्वी के 32 किलोमीटर गहराई में जाने पर, यानी पृथ्वी की अगर गहराई की बात करें 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पर हमने ये भी बताया था पृथ्वी का जो सबसे कोर रीजन होता है वहां पर 2000 डिग्री टेम्परेचर लगभग लगभग होता है। आइए अन्य प्रश्नों की बात की थी हम लोगों ने, तो मेंटल की बात की। तो मेंटल में सर्वाधिक इसका आयतन, जो सर्वाधिक आयतन का 83, मतलब 83% टोटल आयतन का 83% भाग किससे निर्मित है? मेंटल से निर्मित है। और इसका द्रव्यमान कितना है? 68%। टोटल परसेंट का 68% द्रव्यमान मेंटल से बना है। ये बात ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ताप दाब यहाँ पर अधिक देखने मिलता है मेंटल रीजन में। ये बात जानी थी। यदि भूकंप और ज्वालामुखी की बात करें तो ये कहां पर क्रियाएं होती हैं? तो अपर मेंटल में देखने को मुख्य रूप से मिलती है। अपर मेंटल की यदि बात करें तो 100 से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर निम्न गतिमंडल देखने को मिलता है। एवरेज डेंसिटी यहाँ पर 4.3 से 5.5 तक होती है। ये बात जानी थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्नों में हम लोगों ने समझा था कोर रीजन जो पृथ्वी का तीसरा रीजन है, यहाँ पर इसका आयतन 16% टोटल परसेंट का, और 32% यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान है कोर रीजन का। पृथ्वी में सर्वाधिक ताप दाब घनत्व कहाँ देखने को मिलता है? तो पृथ्वी के कोर रीजन में। ये बात जानी थी। और आउटर मतलब कोर जो है, मतलब उसका घनत्व कितना है? 10 से 12.3 है। और जबकि इनर कोर का घनत्व कितना है? तो आपको हमने बताया 12.3 से कितना बताया था? 13.6 बताया था। ये बात हुई थी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की परतें कितनी है? 3 मुख्य परतें, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, ये बेसाल्ट से निर्मित होती है। जबकि लिथोस्फीयर आपका ग्रेनाइट से निर्मित होता है। वेरोस्फीयर ये कोर रीजन में पाया जाता है। वेरोस्फीयर तीसरी परत है इसकी, जिसकी गहराई कितनी है? 2800 से 2900 से 6300 किलोमीटर के मध्य है। ये बात जानी थी। और हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की बात की थी, तो इसमें हमने कुछ असंबद्धताओं की बात की थी। तो क्रस्ट रीजन में ऊपरी और निचली क्रस्ट में कौन सी असंबद्धता देखने मिलती है? कोनार्ड असंबद्धता देखने मिलती है। जबकि 200 किलोमीटर के क्षेत्र में निचली क्रस्ट और ऊपरी मंडल के मध्य में मोहे असंबद्धता देखने मिलती है, जिसे निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। ये बात हम लोगों ने बड़े अच्छे से समझी थी। रेफ्टी रीजन की बात करें, अपर मेंटल लोअर मेंटल के मध्य में जो घनत्व के कारण असंबद्धता विकसित होती है उसको बोलते हैं रेफ्टी। तो हम लोगों ने मेंटल रीजन में 2 असंबद्धताओं को जाना, मोहे और रेफ्टी को। साथ ही साथ 700 से 2900 किलोमीटर पर एक असमर्थता देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असमर्थता, जो लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य में स्थित है। तो 3 प्रकार की असमर्थता देखने को मिलती है मेंटल रीजन में। साथ ही साथ लेहमन असमर्थता की बात करें तो आउटर कोर लोअर कोर के मध्य में कौन सी असमर्थता देखने को मिलती है? तो लेहमन असमर्थता देखने को मिलती है। और सबसे अंत में हमने बात की थी इसके केंद्र में कितना घनत्व है? तो 13.6। ठीक, आउटर कोर में कितना घनत्व है? तो 10 है यहाँ पर। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों। अगली बात में आर्थर रोम ने पृथ्वी को निम्न 2 परतों में बांटा, लिथोस्फीयर और सबटेक्टम के। 2 परतें थी, लिथोस्फीयर और सबटेक्टम। तो ये बात की थी। आर्थेनोस्फीयर की जो गहराई पृथ्वी में कितनी होती है उस रीजन को क्या आर्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और 0 से 300 किलोमीटर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आर्थेनोस्फीयर कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेट्रोसास्ट बोलते हैं। ये जाना था। पृथ्वी में सर्वाधिक क्या कौन सा तत्व मौजूद है? तो लोहा है। और ऑक्सीजन इसमें कितना है? दूसरे नंबर पर आपका ऑक्सीजन है 30%। फिर हम लोगों ने सिलिका 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल आपका 2.4 है। पृथ्वी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किन चट्टानों का है? तो आग्नेय चट्टानों का। ये बात हम लोगों ने जानी थी। और पृथ्वी की आयु की बात की थी 4.6 वर्ष। और इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्या समझा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बहुत अच्छे प्रश्नों को समझा और किया। तो उम्मीद रखते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।